गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में। तो यूरोपीय समाजवाद और रूसी क्रांति चैप्टर में 4 विचारधाराएं महत्वपूर्ण थीं जिनको जान लेना ज़रूरी है। उदारवादी, रेडिकल या परिवर्तनवादी, रूढ़िवादी और समाजवादी। तो उदारवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं? यदि आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन बने तो आप क्या लिखेंगे उसमें? तो उदारवादी विचारधारा से आशय यह है कि उदारवादी लोग जितने भी हैं वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। यानी कि सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी को समान भाव से देखा जाए, ऐसा उदारवादी लोगों का मानना है। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी कि उदारवादी चाहते हैं कि वंश पर आधारित राजा ना बने। यानी कि पहले होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनता था, तो उदारवादी लोग चाहते हैं कि राजा का बेटा राजा ना बने, राजा वही बने जिसे जनता, जिसे प्रजा, ठीक है, चुनाव के द्वारा चुने, वही राजा बने। तो उदारवादी लोगों का मानना है कि वंश के आधार पर सत्ता स्थापित ना हो बल्कि चुनाव के आधार पर सत्ता स्थापित हो, जैसा कि हमारे देश में है। उदारवादी व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। यानी कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसके पक्षधर थे उदारवादी, कि व्यक्ति को काम करने का, नौकरी करने का, कहीं भी आने जाने के जो भी उसके अधिकार हैं उसके पक्षधर थे। यानी कि व्यक्ति को पूरी आज़ादी मिलना चाहिए, ऐसा उदारवादी लोगों का मानना था। उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। उदारवादियों में एक कमी थी कि ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। जैसा कि अभी है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति या नागरिक जो भारत का नागरिक है उसको वोट डालने का अधिकार है। तो उदारवादी कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट डालने का अधिकार सिर्फ उसी को मिलना चाहिए जिसके पास संपत्ति हो, जायदाद हो, भूमि हो, मकान हो। जिसके पास संपत्ति, जायदाद, भूमि, मकान नहीं है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उदारवादियों में यही एक कमी थी कि वो लोकतंत्रवादी नहीं थे। तो इस तरह आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि रेडिकल या परिवर्तनवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे कि रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आज़ादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। यानी कि जैसा कि कोई देश है, आज़ाद देश है, उस पर किसी अन्य देश का शासन नहीं है। जैसा कि हमारे देश में, फिर हमारे देश में चुनाव हुए, चुनाव में जिसको बहुमत मिला, यानी कि जिस तरफ ज़्यादा वोट डले, फिर जिसकी सरकार बनी बहुमत वाली, तो रेडिकल और परिवर्तनवादी यही चाहते थे कि बहुमत पर आधारित शासन होना चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें शासन, उसी को करना चाहिए। ये महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। पहले क्या होता था, देश की आज़ादी से पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला हुआ था। और भी अन्य देशों में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में भी महिलाओं को मताधिकार नहीं मिले हुए थे। तो ये विचारधारा जब आई तो इन्होंने महिला मताधिकार के लिए भी समर्थन किया। ये संपन्न वर्ग के, अमीर वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे कि विशेषाधिकार ऐसे कि संपन्न वर्ग को जेल ना हो, ठीक है, संपन्न वर्ग ने कोई अपराध कर दिया तब भी उसको जेल ना हो, ये पहले होता था। तो इन सब चीज़ों के वो खिलाफ थे, ठीक है। संपन्न वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए, यदि संपन्न वर्ग भी अपराध करता है तो उसको भी जेल होनी चाहिए। इसी तरह निजी संपत्ति के विरोधी नहीं, किंतु कुछ लोगों के पास संपत्ति संकेंद्रण के विरोधी थे। रेडिकल या परिवर्तनवादी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे कि जैसे कि कुछ लोगों के अपने मकान हैं, अधिकतर लोगों के अपने मकान हैं तो वो मकान होने चाहिए, इस चीज़ को विरोधी नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों के पास, जैसे कि धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति केंद्रित हो गई है, तो इस चीज़ के ये विरोधी थे कि इतनी ज़्यादा भी संपत्ति किसी के पास केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये रेडिकल या परिवर्तनवादी विचारधारा है।
इसी तरह रूढ़िवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो इसमें भी आप लिख देंगे। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग यह मानते हैं कि हमें अपने अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, कि हमारे देश में ऐसा होता था, अब हमारे देश में जैसे रामायण महाभारत ये सब लोग जो है पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इस सब चीज़ों में जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, इन सब का सम्मान किया जाना चाहिए, संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए, हमारे जितने प्राचीन मंदिर हैं इनका सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, ये रूढ़िवादी लोगों का मानना था। अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए, यानी कि रूढ़िवादी लोग मानते थे कि ठीक है आधुनिकीकरण भी ज़रूरी है, लेकिन अतीत को भी नहीं ठुकराना चाहिए। और बदलाव यदि हों, ठीक है बदलाव, समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी है, लेकिन बदलाव धीमी गति से होना चाहिए, बदलाव तुरंत नहीं होना चाहिए। ये रूढ़िवादी लोगों का मानना था। तो इस तरह ये रूढ़िवादी विचारधारा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे समाजवादी विचारधारा में समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी विचारधारा का क्वेश्चन जब भी आए तो एक लाइन आपको हमेशा याद रखना है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि किसी के पास निजी संपत्ति हो, जो भी हो वो सब समाज का होना चाहिए। इसी तरह सामूहिक समुदाय की रचना रॉबर्ट ओवेन ने की थी। ये भी एक समाजवादी विचारक थे रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने सामूहिक समुदाय यानी कि सामूहिक समुदाय होना चाहिए, जैसे कि समाज है, ठीक है, समाज में कई समाज के लोग होते हैं, अलग अलग समाज के लोग, तो सबके अपने अपने सामूहिक समुदाय होना चाहिए। ठीक है, ये समाजवादी लोगों का मानना था, क्योंकि भाई सबके समाज के सामूहिक समुदाय होंगे, सब अपने अपने अधिकारों की मांग करेंगे और सब अपने अधिकारों की रक्षा भी करने में सक्षम होंगे। सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, यानी कि कोई भी फैक्ट्री हो, कारखाना हो, ये निजी व्यक्ति, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सामूहिक उद्यम यानी कि सभी लोगों के प्रयासों से उसको चलाना चाहिए, और उसका मुनाफा हो वो भी सभी लोगों में वितरित होना चाहिए। अभी क्या होता है, एक व्यक्ति का कारखाना है, वहाँ फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, मजदूरों को मजदूरी दे दी जाती है, और फैक्ट्री का मालिक जितना भी मुनाफा है वो जो अपना एकत्रित करता रहता है, वो अमीर होता जाता है, मजदूरों की दशा वैसी ही रहती है। तो समाजवादियों का मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके सामूहिक उद्यम के प्रवर्तक कौन थे विचारधारा के? लुई ब्लॉक। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व हो, यानी कि सारी जो संपत्ति है, कार्ल मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे, उन्होंने भी कहा, अपने विचार रखे कि सामूहिक संपत्ति होना चाहिए, यानी कि समाज की संपत्ति होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि समाज में जो भी हो सब सरकारी हो, सरकार ही ये निर्धारित करे, सरकार ही हर चीज़ को व्यक्ति के सदस्यों के हिसाब से, यदि एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो कितनी ज़रूरत है उसे रहने के लिए, वो मकान दे दे। 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों को रहने के लिए जितना मकान चाहे उतना दे दे। तो सरकार या कोई एजेंसी ये सब निगरानी करे। तो ऐसा समाजवादी विचारों को विचारधारा थी, समाजवादी विचारक ऐसा मानते थे। तो इस तरह समाजवादी विचारधारा भी हो गई। अब जो है रूस में समाजवादी विचारधारा फैल रही थी, तो उसी समय दो पार्टियां, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, इस बार प्रश्न उत्तर लिखने को आएंगे। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ, आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आपको लिखना है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा मुख्य रूप से क्या थी कि सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। इसी तरह आपसे पूछा जाए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ, तो सन 1900 में समाजवादियों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कर लिया